सबसे पहली बात है, किसी भी प्रत्याशी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिनका काम आया उनका काम करना है, समाज सेवा करना है। उसको मैंने स्वयं अपने तरफ से, अपने पैसे से पुलिया भी बनवाया है, सड़क का निर्माण भी करवाया है। लोग राशन कार्ड के लिए तरसते हैं और उनके पास राशन कार्ड आज तक सरेंडर नहीं किया। वो प्रत्याशी लड़ रहा है और गरीबों के हित के लिए लड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है। प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं, लोगों से बात करने में, लोगों को लुभाने में। इसी कड़ी में रोहतास के नासरीगंज प्रखंड के मंगराव पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रंजन कुमार उपाध्याय से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें नासरीगंज प्रखंड की तो छठे चरण में यहां 3 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में बात करें नासरीगंज प्रखंड के मंगराव पंचायत की तो हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं रंजन कुमार उपाध्याय जी, जो कि पिछले बार भी मुखिया रहे, इस बार भी दूसरी बार जो बात करें तो ये चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बड़ी कश्मकश की स्थिति है और कई प्रत्याशी भी अपने आप को दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन इनकी अगर बात करें तो पूरे आश्वस्त दिख रहे हैं। सबसे पहले डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको टीवी को। कई लोग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, पूरे ढोल लगाड़े बजाते हैं, घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दावा भी पेश कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन आप आश्वस्त दिख रहे हैं, पूरी तरह से एकदम निर्भीक होकर बैठे हुए हैं। क्या लगता है इस बार? देखिए, सबसे पहली बात है, किसी भी प्रत्याशी के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा ना होना सबसे बड़ी पहचान है कि हम बिना मुद्दे के लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ किसी को कोई मुद्दा ही नहीं है, केवल है कि हमें मुखिया बनना है जी। मुखिया क्या क्या दायित्व है ये किसी को कोई मतलब उससे नहीं। जितने भी प्रत्याशी हैं, किसी को चाहिए कि ये इतने साल से काम कर रहे हैं या इतने साल से ब्राह्मणों का छत्र छाया है, तो वो उस चीज़ को नीचे दिखाना चाहते हैं। कोई कहता है कि हमको करो, वो नहीं कर पाता है। हमारे पास सीधा जनता की सरकार है, सरकार जनता को करती है। जी जी। और हमारे पास सबसे बड़ा मूल चीज़ है ईमानदारी। जो भी प्रत्याशी हैं, पैक्स में धान की खरीद किए हैं, उन्होंने 1893 के धान जो पैडी है, धान खरीद में 1893 के रेट की जगह किसी को 1400, किसी को 1500, किसी को 1600 चेहरा देख देख करके किसानों से धान लिया। तो जनता तो सब पहचानती कि हमारा ही 400 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से वो हमारा ये पैसा खा गया। तो सारे लोग जान रहे हैं कि हमसे ये अगर मुखिया ही बनेगा तो कमीशन खोरी करेगा। अगले के बारे में बात करें तो दबंगई की बात है। बालू चुरा के बेचा, 1500 की जगह 1800, 2000, 3000, 5-5, 6-6 के सोन की बालू की चोरी की बेचा। तो सभी लोग हर तरह से निश्चिंत हैं कि ये करेगा तो क्या करेगा अगला लड़का। हम जानते हैं कि हम जो काम किए हैं गांव के लिए, हर क्षेत्र में हर तरह से किए और ईमानदारी से किए। किसी भी जनता से आप जा कर के पूछ सकते हैं, बेफिक्र हैं। इसी से हमें चिंता नहीं है। ये गांव का चुनाव है, कोई छाप पर नहीं चुनाव होता है। यहाँ लोगों का चुनाव करते हैं, इसलिए हम निश्चिंत हैं, निश्चिंत से रहते हैं। लोगों से मिलते हैं, संपर्क करते हैं। किसी से कोई झूठ बात नहीं देना है, किसी से पैसा लेना नहीं है। जिनका काम आया उनका काम करना है, समाज सेवा करना है, बस यही काम है मेरा। समाज सेवा की बात तो हुई, लेकिन अब सवाल में कुछ होंगे, चूँकि यहाँ बात करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई। कई मजदूर जो हैं गांव की ओर पलायन किए और कहा गया कि उन्हें मनरेगा के तहत जोड़ा जाएगा, उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा, लेकिन ऐसे में आपके पंचायत में किस तरीके से वो बताना चाहेंगे? मनरेगा का बात करें तो जो भी बाहर से मजदूर आए हैं, सरकार अभी हमारे यहाँ से मनरेगा में 193 रुपये की मजदूरी दे रही है। लोग काम करने के लिए वे उत्सुक हुए, उनका नाम जोड़ा गया है। लेकिन जिनका उपेक्षा कि हमको 400-500 रुपये मजदूरी मिले, वो लोग नहीं जुड़वा है, तो सरकार नहीं जुड़ा है। मनरेगा में तो काम है, सरकार का ये योजना है, सफल योजना है। लेकिन जिनको ज़्यादा पैसा चाहिए नहीं काम करते हैं, फिर बाहर जाने के लिए, पलायन करने के लिए तैयार हुए, इसलिए होता है। और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो सभी मनरेगा से जुटने वाले जुटे हैं, बाकी लोग नहीं जुटे। उनकी इच्छा है कि नहीं, इतने में हमसे नहीं होगा। तो जो सरकार मनरेगा के तहत जो पैसे देती है वही मिलेगा, उनके खाते में मिलेगा। जी।
मतलब सफल रहे कुछ मनरेगा के तहत। मनरेगा की तरह जो भी काम हुआ है बहुत स्वस्थ और अच्छे ढंग से हुआ है। जी जी। अब बात करेंगे हम, चूँकि रोहतास जिला है, धान का कोटरा कहा जाता है, किसानों की बात कर लेते हैं। किसानों के खेतों तक कहे कि खुदाई चाहिए, हर खेतों तक पानी जाना चाहिए। ऐसे में आपने क्या कुछ किया और आपका कार्यकाल किस तरीके से बीता, बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ धान का खेती होता है। हमारे पूर्व में जो भी मुखिया रहे, हम उनके बारे में कोई आलोचना नहीं करना चाहते हैं। जिसके समय में जिस तरह की समस्याएं रहती है, करने वाले हैं तो करते हैं। हमारे समय में पानी पटवन से संबंधित कोई शिकायत नहीं है मनरेगा की तरफ से। हमें जो समझ में आया, जो गांव वालों को समझ में आ रहा है कि ये करना है। हम लोगों का समस्या अभी दो जटिल समस्या था, जैसे सोन में शमशान घाट, चूँकि सिंगल पंचायत है, यहाँ सिंगल पंचायत है जो मगाँव, इसमें शमशान में कम से एक ही गांव पूरा पंचायत है और यहाँ शमशान जाने के लिए रास्ता नहीं। जी जी। एक पुलिया जब हम छोटे थे उस वक़्त से नहर पे पुल नहीं बना था और लोगों को डेड बॉडी को लेकर के सोन में जाने के लिए या शमशान में जाने के लिए नहर में घुसना पड़ता था और उसमें कोई फिसल के गिर जाता था या डेड बॉडी गिर जाती थी। बहुत तरह की समस्या थी। उसको मैंने स्वयं अपने तरफ से अपने पैसे से पुलिया भी बनवाया है, सड़क का निर्माण भी करवाया है। ये सारा योजना, उसके बाद अभी गाँव के लोग आराम से शमशान भी जाते हैं, प्लस जो सोन में खेती लोग करते हैं किसान, उन लोगों को जाने के लिए रास्ते का सुविधा मिल गया है। एक रास्ता है जो बिहार सरकार ज़मीन है, उसको कुछ उसको क्या बोले हम, लंठ टाइप कहिए, गुंडा टाइप कहिए, लोग उसको दखल किए बिहार सरकार। तो हमारे गांव से पश्चिम बधार है, वहाँ पर हमने मनरेगा के तहत पुलिया का निर्माण कराया है। एक निगरान बोलता है उसमें, और उसमें जाने का रास्ता है तो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। जबकि मैंने उस पर आगे चल के काम किया था या बात किया था सर्किल सीओ से नासरीगंज और थाना प्रभारी से। उसके बाद उससे ही बात किया, मैंने कोशिश किया कि उसमें मिट्टी का भराव करा करके सड़क का निर्माण कराया जाए, लेकिन अभी उसमें कार्य बाकी है। हम अभी भी आश्वस्त हैं कि उस कार्य को हम अपने कार्यकाल में पूरा कर देंगे, ताकि गांव के लोगों को पीछे बधार में या खेती करने के लिए जाने में समस्या न हो। हमारे यहाँ किसी भी तरह का, पहले लोग धान का जो बीज डालते थे डीजल पंप से डालते थे। हमारे आने के बाद से आज तक किसी ने बीज को अपने डीजल पंपिंग सेट का उपयोग नहीं किया है। नहर के पानी से लोगों ने पटवन किया है। तो बहुत सी चीज़ है जो सोचना है और करना है। ईमानदारी रहेगी, ईमानदारी से सब चीज़ का निदान होता है। लेट होता है लेकिन कई योजनाएं लटक गई। कई बात कर ले, हम जिक्र कर ले, मुख्यमंत्री की ग्रीन प्रोजेक्ट योजना है, नल जल योजना, उसकी बात कर लेते हैं। कई जगह शिकायतें मिली हैं कि नल जल योजना अधूरा है, घरों तक पानी मुहैया नहीं हो रहा है। ऐसे में आपके पंचायत में क्या स्थिति है? नल जल योजना में 13 वार्ड है। 13 वार्ड में लगभग सभी वार्ड में हमारा नल जल योजना कारगर हो गया है। अब रहा कि जिस वार्ड में 150 घर हैं और हमारे यहाँ मास्टर प्लान आया था 85 घर के लिए 14,95,000 का, 14,95,000 का स्वीकृति किए थे। उसके बाद जो राशि कम पड़ा है तो वो आगे का नहीं हुआ। किसी को थोड़ी सी शिकायत बनती है कि हमारे यहाँ नल नहीं गया है। तो मास्टर प्लान तो ये गवर्नमेंट का, तो ये मेरा तो है नहीं। तो गवर्नमेंट के प्लान की वजह से 85, 86 या 90 या 100 घरों में नल जल का पानी का वितरण हुआ है। लेकिन अगर कहें कि 150 घर है तो उसका नहीं पूरा हुआ। तो इसकी शिकायत धीरे धीरे समस्या गवर्नमेंट पर सोचेगी, उस हिसाब से विकास होगा, उसको भी बढ़ाया जाएगा। आगे एक सवाल हम लेंगे आपसे। पंचायत क्षेत्र के बाद शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सरकारी विद्यालय है, गरीब के बच्चों को जो आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पाती है, और कई लोग होते हैं जो मतलब खासकर जो धनिक होते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में चले जाते हैं। आधुनिक शिक्षा मुहैया हो जाती है लेकिन यहाँ बच्चे महरूम हो जाते हैं। ऐसे में आप यदि दोबारा जनता आपको चुन लेती है तो शिक्षा क्षेत्र में आप क्या करेंगे, गरीबों के लिए क्या करेंगे? हम लोग तो प्रेरित करते हैं कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। जी।
लेकिन थोड़ा सा स्कूल में टीचर की परेशानी, टीचरों की जो चीज़ शिक्षित टीचर होना चाहिए या उस तरह के टीचर उस बच्चों पर ध्यान दें। हम लोग तो माध्यमिक विद्यालय से हैं, हमारे यहाँ सबसे जर्जर है कि मेरे यहाँ +2 का भी भवन का निर्माण हो चुका है। लेकिन दुखद स्थिति ये है कि आज के नहीं, आज के 15 साल 10 साल पहले से ही हमारे हाई स्कूल में ही टीचर का व्यवस्था नहीं है, न भवन का है, न भवन में फर्नीचर का है। बच्चे आते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। कई बार कोशिश किया गया कि इस पर हो, तो चूँकि हाई स्कूल की जो विधायक यहाँ की हैं, अनिता जी से भी कहा गया, वही अध्यक्ष होती हैं हाई स्कूल के, तो उनसे भी क्या, तो किसी का ध्यान नहीं है। शिक्षा तो हम समझ रहे हैं कि सबसे पैसा या धन कहिए वही है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे की वैल्यू कम मिलती है, और चूँकि शिक्षा इसी से नहीं मिल रही है। समाज में हम चाहते हैं कि हर तरह के लोग अगर शिक्षित हो जाए तो फिर किसी को समझाना ही नहीं कि शिक्षा अगर हो जाए, शिक्षित हो जाए, तो उनको तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो क्या समझेंगे। अब एक दुर्भाग्य की बात है, हमारे पंचायत में बोले आपको कोई मुद्दा नहीं। हम कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा पंचायत है कि 5 वर्ष में 500 आवास का योजना चला है, उसमें मुखिया का क्या योगदान है, मुखिया क्या करता है। मुखिया 95 दिन का मनरेगा के तहत जितना निर्माण हुआ है भवन उसका प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो उसमें उसका 95 दिन का भुगतान करता है, देख करके कि हाँ इतना लिंटर हो गया, डोर लिंटर हो गया, छत हो गया, उसके हिसाब से उसका भुगतान होता है। लेकिन यहाँ कमीशन खोरी इतनी ज़बरदस्त है, जो आवास सहायक लोग हैं उनको चाहिए पैसा, गरीबों का छोड़ करके। और नहीं हुआ, एक बार ऐसे ही बात था कि हमारे यहाँ SDO साहब आए थे और मनीष कुमार जी BDO थे हमारे यहाँ, पंचायत भवन पर बैठे थे। हमने बोला कि सर इस तरह का दिक्कत है हमारे यहाँ कि जो भी सर्वे हुआ है आपके यहाँ, आपके आवास सहायक के माध्यम से, वो गलत हुआ है। तो हम बोले, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुखिया जी सर्वे हुआ है BDO साहब, किसके, और हमारे यहाँ तो आवास सहायक नहीं आते हैं, तो हम कैसे जानते हैं। हमारे यहाँ पंचायत भवन छोटा था, 3 कमरे का रूम का पंचायत भवन है। तो बोले कि नहीं आते हैं, आपसे नहीं है तो वार्ड से मिलते हैं। उनके वार्ड से मिलते हैं तो फिर सर हमारे यहाँ शिकायत क्यों आती है कि हमको आवास नहीं मिला। तो गरीबों को छोड़ करके, कहने का मतलब गरीबों को छोड़ करके जो 5,000 10,000 रुपया उसको देता है, उसका नाम करता है कि 1 कमरे वाला है। उसका उदाहरण एक दिए थे हम कि एक लड़का, अब नाम नहीं खोले चूँकि इलेक्शन है, थोड़ा सा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है या नहीं पड़ेगा, इलेक्शन में हम नाम नहीं बताएंगे। बोले थे माँ और बेटा 2 ही लोग हैं घर में, उनका पक्के का मकान है और उसकी माँ के नाम पर उसका आवास का चयनित है। हम उससे बोले कि ये कहाँ जाएगी, तो नहीं वो तो मड़ई में रहती होगी। मड़ई में रहती तो भैंस रहना चाहिए उसका, तो उसमें उसकी माँ क्यों रहती है, तो आवास लेने के लिए रहती है। इसका खेत बाड़ी है, हमको देगी, हम इसको पक्के का भवन हम देते हैं, देगी नहीं देगी, वो अपने बेटों को देगी, तो ये आवास लेगी। तो सरकारी पैसे का लूट के लिए पैसे लें, लूट वाले को दें, यही काम लगा हुआ है लोगों में, इसी का होड़ है। सभी वार्ड सदस्य हाथ उठा दिए, हमने कराया है। मुखिया जी परेशान रहते हैं, तो इस तरह का बात आता है, सब बोल देते हैं मुखिया के जो प्रत्याशी, मुखिया जी ने तो 400 नाम कटवा दिए। मुखिया जी के पास है क्या कि कटवा दिए नाम। जो चयनित करेगा, जो सरकार का गाइडलाइन है कि गरीब को देना है, धनी को नहीं देना है, जिसको एक बार आवास का अनुदान या राशि मिल चुका है। सबसे दुखद बात है हमारे यहाँ पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी लड़ रहा है, सब हर तरह से संपन्न होने के बाद, एक बड़ा भाई SDO के पद पर कार्यरत है और दूसरा भाई भी डॉक्टर है, मवेशी डॉक्टर जिसको बोलते हैं, और फादर टीचर से रिटायर किए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस गांव में गरीब लोग राशन कार्ड के लिए तरसते हैं और उनके पास राशन कार्ड आज तक सरेंडर नहीं किया। वो प्रत्याशी लड़ रहा है और गरीबों के हित के लिए लड़ रहा है। दुर्भाग्य है। जितेंद्र कुमार उपाध्याय नाम है जी। तो अब इनके बारे में क्या, ये तो जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है ना कि हमने राशन कार्ड बना के रखा हुआ है और गरीब का नहीं हो रहा है। यहाँ का पूरा बात करने में पूरा का पूरा फुल है। जितना भी राशन कार्ड बनना चाहिए इस पंचायत के उतना बन चुका है, जितने गरीब लोग उनके नाम पे बन गया है। लेकिन बहुत कम से कम यहाँ 20 से 25% लोग जो हैं जिनको राशन कार्ड नहीं चाहिए वो लोग राशन कार्ड लाभ ले रहे हैं। कई बार SDO साहब से बोला गया, BDO साहब से बोला गया,
जब निरीक्षण होगा तो होगा, नाम कटेगा। यही बात लोग कह के चले जाते हैं, जनता यही सुन लेती है। जनता को तकलीफ है, अपनी रोती है, गाती है, साहब लोग आते हैं, चले भी जाते हैं। ये तो कई बार हम इसके बारे में भी लिखे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तकलीफ इसी बात का है, जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, जब से अच्छे अधिकारी नहीं आएंगे, तब से ये नहीं प्रभावित होगा कि नहीं इस योजना को लगाना है, गरीबों का सही मापदंड हो, जी जी। तब तक ये सुधार नहीं होगा। कोशिश में है, जितना हो सके उतना किया जाएगा। यही है हमारी यहाँ के लोगों से उम्मीद कि लोग वोटिंग करें, इस बार इसको सुधारा जाए, शिक्षा को सुधारा जाए। हमारे यहाँ भी 9 किलोमीटर नासिरगंज रेफरल अस्पताल, जी किसी भी काम के लिए रात को हमको निकल के नासिरगंज तक जाना पड़ता है या पहुँचाना पड़ता है। सरकार के यहाँ नासिरगंज प्रखंड में हमको लगता है एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है, जो होना चाहिए। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस होना चाहिए। हमारा तो गांव ही एक पंचायत है। बिल्कुल। यहाँ तो हम अगले बार में सोचे हैं कि अपने तरफ से नहीं होगा तो हम यहाँ के अच्छे से अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, एक गांव को हम अपने तरफ से एम्बुलेंस डोनेट करेंगे। आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करेंगे। अब आदर्श तो लोग बनेंगे तो आदर्श बनेगा। हम कोशिश करेंगे उसको आदर्श बनाएं, ईमानदार बनाएं। और बाकी तो सब लगाना है, लोगों को ही लगना है। लोग जब तक नहीं सुधरेंगे, इतना सरकार पैसा दी है आपको शौचालय के लिए, लेकिन आप आए होंगे हमारे पंचायत में तो गंदगी के मारे सड़कें भरी पड़ी। बदलेगी जनता तो वो सफाई कहाँ से होगा। टीवी पर रोज चल रहा है स्वच्छ हो रहा है, तो स्वच्छता तो अभी शाम हो गया है, आप लौटोगे आपको दिखेगा कि कितना स्वच्छ है। लेकिन कोशिश किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आप शौचालय का प्रयोग करिए। जिसके पास मोटरसाइकिल, टीवी या 4 चक्के की गाड़ी है उसको नहीं देना है, तो जो फैसिलिटी लिया हुआ नहीं अब कट रहा है, वो काट रहा है तो हमसे कह रहे हैं। दूसरी बात को जातिगत रूप से सबसे दिक्कत है कि जातिवार और जातिगत इतना फैला हुआ है कि जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक विकास की रफ्तार नहीं बढ़ेगी। ये आपने बहुत बड़ी फैक्ट बात कही कि जब तक ये फैक्ट रफ्तार कम नहीं होगी विकास की, जातिगत व्यवस्था खत्म नहीं होगी। लेकिन करें तो क्या करें, जिस तरीके से अब जातिगत जनगणना की बात होती है, सरकार भी 1-2 बार मतलब स्टेटमेंट आया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वास्तविक में अगर हम आपसे पूछना चाहें तो क्या होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए या जातिगत आधार पर होना चाहिए? हमारे समझ से कोई जातिगत आधार पर जनगणना नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। सभी जाति के लोग, चाहे जो भी जाति के हैं, सभी लोगों में गरीबी है और सभी लोगों में अमीरी है। अब एक उदाहरण रूप करिए, पासवान जाति, रामविलास जी या उनके पुत्र, ये कोई गरीबी में से नहीं आएंगे, इनको तो उसमें रहना ही नहीं चाहिए था। मायावती जी, इनको भी इस जाति को लेकर के नहीं रहना चाहिए। मीरा कुमार जी, इनको भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे भी ब्राह्मण है जो टीका लगाएंगे पैसा लेंगे, उनको भी होना चाहिए, उनका भी हनन हो रहा है। हम ब्राह्मण से हैं। दुखद तो बात यह है कि झगड़ा नहीं होता, आप पर को केस में फंसाया जाता है, आप पर केस किया जाता है, आप पर चार्ज किया जाता है। इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। जिस तरीके से आप बड़ी हिम्मत के साथ, शिद्दत के साथ यह बात कह रहे हैं, अन्य लोग बात कहने में कतराते हैं, कहीं ना कहीं आप जो इशारा कर रहे हैं, क्या इसमें भी आप लगता है कि इस लड़ाई में आप उतरने वाले हैं या कुछ? तो लगता है कि कभी कभी बैठ के सोचते हैं तो लगता है कि हम लोग हिंदुस्तान से कहीं बाहर के लोग हो गए। चूँकि जब एक विधान, एक संविधान, सब कोई सब इस तरह की बात करता है, तो हम लोग 2 तरह की भावना की होती है कि ये पंडित जी हैं या नहीं। हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा, नहीं कहा तो होना चाहिए। आप हों या कोई भी हो, किसी के लिए कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। हम लोगों पर क्यों चार्ज हो जाता है? हम लोगों को उस ध्येय से क्यों देखा जाता है? हम नहीं कहते हैं आप मेहनत करो, खाओ। अगर कोई गलत करता है तो गलत करता है। और हमारे मुखिया होने का कारण भी यही है, हमारे साथ जितने हैं सब गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो हमको वोटिंग करके हमको मुखिया बनाते हैं और हम मुखिया बनते हैं। और बड़े आराम से कह रहे हैं कि इस बार भी हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इस पंचायत के मुखिया मैं बनूंगा।
किसी को कुछ भी करने से नहीं, और हम बड़े आराम से घर बैठते, ना हम किसी को शराब पिलाते हैं, ना हम किसी को घूसखोरी में पैसे देते हैं। हम बड़े आराम से घर में रहते हैं, सुबह शाम लोगों से मिलते हैं, अपनी बात अपनी सच्चाई सबको बताते हैं। जनता से क्या अपील रहेगी इस बार? जनता से अपील है कि आप लोग 40, 45, 50, 55, 60 वर्ष से जो भी प्रत्याशी, सभी के बारे में सभी लोग जानते हैं। हमें कोई इसके लिए वोट नहीं चाहिए। जो भी जनता निर्णय करेगी तो ईमानदार को निर्णय करेगी, ईमानदार को वोटिंग करे। हम कह रहे हैं कि अगर हमें भी चोरी में पकड़ता है, और जनता को ये चाहिए कि हमें भी नकार दे, और न ही ईमानदारी जिसमें पाए, ईमानदार को वोट करें। क्योंकि जनता का पैसा होता है, गरीबों का पैसा होता है, लूट का पैसा नहीं, किसी मुखिया के बाबूजी का पैसा नहीं होता है। इसलिए जनता का निर्णय सर्वोपरि है, और उसको भी हम जनता से यही अपील करते हैं कि ईमानदार व्यक्ति को चुनो। तो ये थे हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी रंजन कुमार उपाध्याय। पिछली बार की अगर बात करें तो ये मुखिया रहे और दूसरी बार चुनावी मैदान में है। जो 3 नवंबर को मतदान होगा, जनता इस बार क्या इन्हें दोबारा चुनती है तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DT विभाग के लिए रोहतास के मंगराव पंचायत से मैं अश्विनी पांडे।